जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा ताकि आप लोग सारे मुझे ज्वाइन कर लें। साथ साथ मैं ज़रा मैसेज कर लूँ आप लोगों को। चलें जी, 13 आर वॉचिंग। टोटल हमारे पास जो हैं वो 80 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे ही हम 50% क्रॉस करेंगे आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं मुझे, और अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं इनमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी आप कोशिश करें, सुन लें चीज़ें, और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो बाद में आप मुझसे उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सो वी आर एट 32 राइट नाउ। एक चला गया है, भाग गया एक। चलें 34 हो गया। बुलाएं बाकियों को भी, सबको। 37, 38। अरसल को आवाज़ नहीं आ रही। अरसल कान साफ़ करा आपने। बाकी सबको आवाज़ आ रही है? वॉइस कम आ रही है। कितनी कम आ रही है भाई? अब ठीक हुई है? वॉइस नहीं आ रही। अच्छा जी। ओके। अब वॉइस का कहाँ से पता लगेगा? अटेंडेंस ले लेते हैं बेटा अभी। डन है। जी 47 हमें सही आ रही है आवाज़। चलें आप एक काम करें, वेट करें, मैं हैंड फ्री मंगवाता हूँ। हसान, मुझे हैंड फ्री दो। वायर वाली देना, वायर वाली, वायर वाली। 49 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। 50। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दी हैंड फ्री। ये थोड़ा सा पंखा भी चला दो यार। चलो वो दबा चला दो, हल्का हल्का सा चला दो इसको। तो क्यों नहीं होता? बंद कर देते। फिर बंद कर दो अगर स्लो नहीं होता तो। रहने तो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। हो रहा है, हो रहा। बस रहने दो। हाँ ठीक है। ये लगती कैसे है? चलो ठीक है जी। स्टूडेंट्स, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी स्टूडेंट्स, शैल वी स्टार्ट? आप लोग मुझे ओके करेंगे तो मैं शुरू करूँगा। ओके जी। अच्छा, आवाज़ क्लियर है जी सबको? चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर था हमारा सस्पेंशन वाला, वो मैं अभी वो कंटिन्यू नहीं कर रहा। वो जब हम लोग इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, उसमें चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मुझे समझानी है आपको फेस टू फेस, तो तब मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम लोग उसी चैप्टर का, वो बायोफेजिक लिक्विड था, उसी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है हमारे पास इमल्शन का, वो मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और जनरली इसके अंदर वो चीज़ें हैं
जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा रिपीटेशन में लेके जाऊंगा। जहाँ पे कोई चीज़ आपको समझ ना आए, दो प्लेटफॉर्म आपके पास हैं। एक इस वक्त लाइव जो कमेंट्स आ रहे हैं वो प्लेटफॉर्म है, और दूसरी तरफ अगर आप मिस कर जाएं कोई क्वेश्चन तो बाद में मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, दोनों इस वक्त प्लेटफॉर्म मेरे पास ओके हैं। आप व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो वहाँ पे भी मैं पढ़ के आपको जवाब दे दूंगा, और यहाँ पर भी मैं इसको रीड कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास इमल्शन का चैप्टर है, और अगर आप देखें तो ये रेमिंगटन से आपको इसकी जो है वो डिटेल मिल सकती है। आप अपने पास इसको नोट डाउन कर लें। ये पेज नंबर जो है वो 959 है रेमिंगटन का, या 959 है या 759 है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अरीज पूछ रही है सर अभी सस्पेंशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो बेटा अरीज हम इसको नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे, जब हम इकट्ठे होंगे तो हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल मैं एक नए चैप्टर पे जा रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें समझाने वाली हैं, वो फेस टू फेस इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। दानियाल बेटा 30 मिनट्स में इंशाल्लाह मैं वाइंड अप कर दूंगा। 2:05 हुए हैं, इंशाल्लाह 2:30 पे इसको वाइंड अप कर देंगे हम। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लें। चलें हम लोग अब जो है वो शुरू करने लगे हैं जी। इमल्शन का आप लोगों को पता है, इमल्शन की डेफिनेशन में हमेशा मैं आपको बता चुका हूँ कि इमल्शन के ना कुछ चीज़ें आपको बताना जो है वो ज़रूरी होता है। नंबर 1, ये एक बायोफिजिक लिक्विड है, और बायोफिजिक सिस्टम है जिसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, जो कि आपस में मिक्स नहीं होते। तो इसको मिक्स करने के लिए फिर हम लोग एमल्सिफिंग एजेंट डालते हैं इसके अंदर, और फिर हमारे पास एंड पे जो चीज़ बनती है वो बनती है हमारे पास इमल्शन। तो और ये सिस्टम जो होता है ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल सिस्टम होता है। अच्छा बेटा, रेमिंगटन का एडिशन कोई नहीं होता, 2 वॉल्यूम है उसके, बस वही आपको मिलेंगे, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है। अरसल कह रहा है सर मास्क यूज़ करें। अरसल को यहाँ से जो है ना वो कोरोना वायरस मिल रहा है मेरी तरफ से। ठीक है जी, तो इसको क्या कहते हैं, माइक के अंदर से मिल रहा है। अच्छा जी, तो बैक टू द टॉपिक। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स हैं इमल्शन की। ऑयल इन वाटर टाइप है, वाटर इन ऑयल टाइप है, फिर इसके अलावा मल्टीपल इमल्शन है जिसमें ऑयल वाटर इन ऑयल है, वाटर ऑयल इन वाटर है। ठीक है। इसके अलावा जो थर्मोडायनामिकली स्टेबल सिस्टम हमारे पास आते हैं उसके अंदर हमारे पास है जी माइक्रो इमल्शंस। ठीक है जी, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। एडवांटेजेस की अगर आप बात करें, अच्छा इससे पहले इसकी अगर आप क्या कहते हैं इसको, डिलीवरी की बात करें तो ओरली भी हम इसको डिलीवर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, टॉपिकल भी हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और पारेंटली भी हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं। बहरहाल मैं इस के बाद मैं एक जितना पढ़ाऊँगा वो मैं अपलोड भी कर दूँगा उसको। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे आपको उसकी पिक्चर्स आ जाएंगी, तो यू कैन सिंपली रीड इट फ्रॉम देयर एज वेल। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि जो चीज़ मैंने पढ़ानी होगी ना, मैं पहले ही आपको मॉर्निंग में ना व्हाट्सएप पे वो भेज दूंगा, ताकि आप लोगों के पास कॉपी हो या एटलीस्ट उसका एक रिकॉर्ड हो, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। ठीक है, अभी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो हम इंशाल्लाह इसको मैं अगले लेक्चर में इसको चेंज कर लूँगा आपके लिए। ठीक है जी। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो वाटर सॉल्युबिलिटी जो है कुछ ड्रग्स की वो पुअर होती है, लेकिन आप उसको ऑयल में भी नहीं दे सकते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को ऑयल में सॉल्युबल करके फिर उनका वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर इमल्शन बना लिया जाता है। ठीक है जी, तो ये एक एडवांटेज है इसका। इसके अलावा कोई ऐसी ड्रग्स हैं जिनका अनप्लेजेंट टेस्ट है, तो उनके अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए हम उनको इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन बना सकते हैं। कुछ ड्रग्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करने के लिए, परमिएशन को बढ़ाने के लिए ऑयल में सॉल्युबल किया जाता है उनको, लेकिन अब ऑयल डोजेज फॉर्म को पीना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा ख़राब होगा। तो इसको भी फिर हम लोग अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। सर लेक्चर की एग्जैक्ट टाइमिंग, बेटा लेक्चर की एग्जैक्ट टाइमिंग 2 बजे मैंने बताई थी कि 2 बजे शुरू करूँगा। तो वो होगा ये कि आम तौर पे यही टाइम होगा हमारा, रोज़ डेली होगा ये। ठीक है, और 2 बजे ही होगा, और कुछ चेंजेस अगर होंगी तो मैं ऑब्वियसली इसको फिर बता दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है जी, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ठीक है जी। सर लेक्चर की एग्जैक्ट टाइमिंग भी शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटा, हो जाएगी हमजा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी फार्मूलेशन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो इमल्शंस जो हैं वो आमतौर पे हम लोग टारगेटेड डिलीवरी के लिए बनाते हैं, और आगे एग्जांपल है माइक्रो इमल्शन की, और लास्ट में इसकी जो एडवांटेज है वो है वाटर, ये एक इन एक्सपेंसिव डाइल्यूएंट है। ठीक है जी, तो ये एक जर्नल था, एक इंट्रोडक्शन था अबाउट इमल्शंस। अच्छा जी, ऑयल्स आर नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेड बाय ओरल रूट व्हेन फॉर्मुलेटेड एज इमल्शन, पैलेटेबिलिटी बढ़ जाती है। मिनरल ऑयल इमल्शन की एग्जांपल आपने बनाया भी होगा,
और आपने स्टेबिलिटी इन्हेंस करने के लिए भी ये आयशा जो है ये फरमा रही हैं कि जी स्टेबिलिटी इन्हेंसमेंट भी है इमल्शन के अंदर। बेटा स्टेबिलिटी अगर आप कहें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो वो तो नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि इट्स अ यूनिक डोजेज फॉर्म। तो इन कंपैरिजन विद सस्पेंशन और इन कंपैरिजन विद द सोल्यूशन ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। ठीक है जी। अच्छा एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग जब छोटे होते थे इन योर अर्लियर सेमेस्टर्स, तो आप मिनरल ऑयल इमल्शन बनाते होते थे। वो जनरली लेग्जेटिव उसका यूज़ है, लेग्जेटिव के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं उसको। इसके अलावा ग्रेसियोफिल्विन जो है इसकी एब्जॉर्प्शन इन्हेंस हो जाती है अगर इसका ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाया जाए। ठीक है, ग्रेसियोफिल्विन आपको पता है कि एंटी फंगल ड्रग है, और हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जी इसकी अगर आप पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करें तो उस केस में ये होता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक नया इसका यूज़ आ गया, एक नई प्रेपरेशन के अंदर, कि अगर आप ऑयल इन वाटर एमल्शन बनाएं तो ग्रेसियोफिल्विन जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ एरिथ्रोमाइसिन और फाइसोस्टिगमीन भी जो है वो भी इमल्शन के अंदर बढ़ जाती हैं। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन आपको पता है एंटीबायोटिक है, गले के लिए इस्तेमाल करते, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैक्रोलाइड है। और जो फाइसोस्टिगमीन है ये रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। ठीक है, तो इन दोनों की फॉर्मुलेशन अगर आप इमल्शन की फॉर्म में प्रिपेयर करें तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इन्हेंस हो जाती है। अगेन आयशा वाला पॉइंट आ गया कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी स्टेबिलिटी जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ इमल्शन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एज इन दी फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे करते हैं कि सर जब हमारे पास सोल्यूशन है देन वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू मेक एन इमल्शन। तो बेटा कुछ ड्रग्स जो तो वाटर सॉल्युबल हैं और इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन है वो तो आइडियल है, वो तो सिरप बन जाता है। कुछ ड्रग्स हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, रादर वो ऑयल सॉल्युबल होती हैं। अब ऑयल को ओरली आप नहीं दे सकते। ठीक है, उसका टेस्ट इस तरह का होता है कि वो कन्वीनियंट नहीं होता आपके लिए। सो इन दैट केस फिर हम इमल्शन बनाते हैं कि ऑयल को पहले ड्रग को ऑयल में सॉल्युबल कर लेते हैं और फिर उस ऑयल को हम लोग इमल्सिफाई कर लेते हैं वाटर के अंदर। तो ये भी एक इसका एडवांटेज जो है वो हमारे पास आता है। इसके अलावा कमर्शियली जो इमल्शन अवेलेबल है उसमें डिप्रीवान का है, एस्ट्राजेनेका का। अब डिप्रीवान जो है ये आपका एनेस्थेटिक है, प्रोपोफोल है इसके अंदर। ठीक है, लॉग पी वैल्यू भी आयशा को कहीं से याद आ गई है। अभी आयशा का पता नहीं इसमें मतलब क्या है लॉग पी वैल्यू का, ये मुझे समझाएगी पहले व्हाट्सएप पे तो फिर पता लगेगा। ये यहाँ पे आयशा लिख दे तो लॉग पी वैल्यू भी बता देता हूँ क्या कह रही है। आयशा लिख दो अब क्या है लॉग पी वैल्यू। अच्छा, डिप्रीवान इंजेक्शन आता है एस्ट्राजेनेका का, प्रोपोफोल है इसके अंदर एनेस्थेटिक, वो इन दी फॉर्म ऑफ इमल्शन आता है। इसके अलावा एक्मा क्रीम है एस्ट्राजेनेका की, वो भी उसमें लिडोकेन और पाइलोकार्पिन है, ये इन दी फॉर्म ऑफ इमल्शन हमें मिलती है। रिनोवा है, उसमें ट्रिटिनोइन है। ट्रिटिनोइन जो है वो एक्ने के लिए यूज़ होती है। ये 0.2% क्रीम है। ये भी ऑर्थो न्यूट्रोसीना की क्रीम है, और ये भी इन दी फॉर्म ऑफ इमल्शन जो है ये मार्केटेड ब्रांड्स में आपको बता रहा हूँ जो इमल्शन के अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है जी। हाँ जी, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पीड मेरी फास्ट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, हफ्सा कहती है उसके मुकाबले में जी लॉग पी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी लिपिड सॉल्युबल ड्रग की। तो ये जब हम लोग फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे लॉग वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, परमेबिलिटी कोफिशेंट आता है। तो ऐसी ड्रग्स जिनका परमेबिलिटी कोफिशेंट जो है लिपिड साइड पे ज़्यादा है तो वो लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा होंगी, तो उस केस के अंदर उनको फिर हम इन दी फॉर्म ऑफ इमल्शन बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आप अगर इसको लिंक कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है जी। यहाँ तक जी हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया हमारे इमल्शन का। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है इमल्शन फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया है, जो क्वेश्चन अगर आपने कहीं लिखे हैं अपने पास, यू कैन आस्क मी दोज क्वेश्चन, तो मैं आपको पहले उसका आंसर कर देता हूँ और फिर मैं आगे मूव करूँगा। ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। वो क्वेश्चन चले हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इमल्शन फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स हैं। फरिया कह रही है जी ऑल ओके सर, बड़ी अच्छी बात है जी। मैं अभी देख रहा हूँ कि 60 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, अभी 63 हो गए थे, अब 60 वापस हो गए हैं। तो शायद आप लोगों की क्लास में भी होती है, तो ये अच्छा नंबर है। कोशिश करें बाकियों को भी इन्फॉर्म करें, बिकॉज जो यहाँ पे मैं पढ़ा दूँगा वो फिर दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, इसलिए आप वो इन्फॉर्म करें बाकियों को भी कि वो इसको ज़रूर ज्वाइन करें।
और ये एक आपको फ़ायदा हो जाएगा कि अब आपको बुक्स जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे, तो ये अच्छा हो जाएगा। सर जिनकी लॉग पी वैल्यू कम होती है तो एक्वस फेज़ की तरफ ज़्यादा होती है, तो जिन ड्रग्स की पी वैल्यू ज़्यादा होती है उन्हें हम इमल्शन बनाएंगे। ये जी आयशा ने कोई जो है अपनी साइंस लड़ाई है, वो ये कहती है जी जिसकी लॉग पी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका इमल्शन बनाएगा, क्योंकि जिसकी लॉग पी वैल्यू कम होती है वो एक्वा सॉल्युबल होते हैं। तो ये कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह डिबेट करेंगे क्लास में, इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हैं। बेटा लैकमैन में है लेकिन मुश्किल है, तो मैंने ज़रा आपके लिए आसान ढूंढा है। ये बिल्कुल रिमिंटन में बहुत इजी लिखा हुआ है मरियम, आप वहाँ से इसको बेटा देख सकते हो। ठीक है जी, वैसे आपको देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं आपको इसके नोट्स दे दूँगा। सर ये एंटीबायोटिक टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल हैं, देन वाई वी फार्मूलेट दैम इन इमल्शन। बेटा फजीला, ये हम लोग करते हैं ख़ास तौर पे पीडियाट्रिक जो हमारे पास डोजेज फॉर्म्स हैं उनके लिए, बच्चों की जो हैं उनमें बनाते हैं, या कुछ केसेस में सेमी सॉलिड्स जो हैं उनको उसमें बनाते हैं। ठीक है जी, आम तौर पे सिरप सस्पेंशन इमल्शन जो है एंटीबायोटिक का वो बच्चों के लिए होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं जी, इमल्शन फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सिलेक्शन ऑफ, हाँ आ गया वापस लाइव, मैसेज आया था दरमियान में। अच्छा जी सर आप अपने नोट्स शेयर करेंगे? हाँ खतीजा कर दूंगा, खुश हो जाओ। सर मिंटन सॉफ्ट में मिल जाएगी बेटा जी, मेरे पास तो नहीं है, और स्नाउला घर गया हुआ सरगोदा, मे भी उसके पास हो। लेकिन ये है कि आपको इनिशियल समझने के लिए नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बाकी जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पहुँचें तो आपको जो है वो बुक मिल जाएगी। या ये मैं करता हूँ कि मेरा चक्कर लगता है यूनिवर्सिटी का तो मैं बुक ले आऊँगा उठा के, तो मैं उसकी भी आपको प्रिंट भेज दूँगा। वादा नहीं करता लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू सो। ठीक है जी। अच्छा वर्दा क्या कह रही है? कुछ भी नहीं, वॉचिंग है, ठीक है जी। अच्छा इमल्शन फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट के अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है इमल्शन को बनाने का, वो ऑयल और वाटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस सिलेक्शन ऑफ इमल्सीफायर। अब यहाँ पे अवेलेबल है सॉफ्ट में, एमन बेटा आप किसकी बात कर रहे हो, रिमिंटन की? अगर अवेलेबल है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दो ना, ताकि सबको मिल जाए। ठीक है, जिस किसी के पास लैकमैन रिमिंगटन ट्यूटोरियल अवेलेबल है सॉफ्ट में, वो ग्रुप में अपलोड कर दे ताकि सबको मिल जाए। अगर ग्रुप में अपलोड नहीं होती तो यू कैन अपलोड इट एट इस दिस फोरम में, जो हमारा फोरम है ना फेसबुक का, इसमें अपलोड भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी। अच्छा हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेटा इमल्शन बनाने में वो है सिलेक्शन ऑफ इमल्सीफायर। आप लोगों को पता है कि हमने एच एल बी वैल्यू भी डिस्कस की है 2-3 दफ़ा। वो एच एल बी वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इमल्शन को इमल्सीफाई करने के लिए। अभी डिपेंड करता है, मैंने अभी इस क्लास में डिस्कस भी किया है कि 0 से लेके 40 तक की रेंज होती है एच एल बी वैल्यू की, और कॉमनली 0 से 20 तक जो है वो यूज़ होता है। 0 से 10 तक जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और 11 से 20 तक जो कॉमनली यूज़ होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो सबसे ज़्यादा इसके हाइड्रोफिलिक है 40 का, वो सोडियम लोराइल सल्फेट है जो सॉलिड फॉर्म में आता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे ऑयल्स भी अवेलेबल हैं जो कि किसी मखसूस अवेलेबल सरफेक्टेंट की या एमल्सीफायर की एच एल बी वैल्यू पे नहीं बनते, तो उस केस में फिर हमें मिक्स करने पड़ते हैं एक से ज़्यादा एमल्सीफायर्स को डिज़ायर्ड एच एल बी वैल्यू अटेन करने के लिए। तो एमल्सीफायर यहाँ पे जो आपने चूज़ करना है वो कंपेटेबल होना चाहिए फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो स्टेबल होना चाहिए, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, it should promote emulsification, it should maintain stability, और इंटेंडेड शेल्फ लाइफ है जो भी उसकी, जितनी देर तक इमल्शन आपने उसको उसकी एक्सपायरी देनी है तब तक वो स्टेबल रहना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है सिलेक्शन ऑफ ऑयल। ठीक है, कि आपने कौन सा ऑयल सेलेक्ट करना है, बिकॉज ऑयल इट्सेल्फ जो है उनके भी कुछ यूजेज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं तो मिनरल ऑयल का इट्सेल्फ एक यूज़ है कि वो लेग्जेटिव के तौर पे यूज़ होता है। अगर आप कॉर्न ऑयल यूज़ करते हैं तो ये इट्सेल्फ एक सोर्स ऑफ वाइटामिन के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा कोई वेजिटेबल ऑयल कोई और यूज़ करते हैं तो वो आम तौर पे वेजिटेबल ऑयल्स को हम लोग वाइटामिन का को सोलबलाइज करने में यूज़ करते हैं। तो इस केस में ऑयल की इट्सेल्फ हमारे पास जो है वो डिफरेंट चॉइसेस तो हैं ही, लेकिन उनका डिफरेंट इफेक्ट भी है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एमल्सीफायर वो है कि आपने कौन सा जो ऑयल है वो सिलेक्ट करना है। नो इमल्शंस आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी combining interfacial tension, large surface area of the dispersed phase and different density of the two phases.
अब आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा डेफिनेशन के अंदर आता है कि इमल्शन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। अब इमल्शन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बेसिकली क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको पता हो कि ऑयल और वाटर ये दोनों एक दूसरे में सॉलेबल नहीं है, इनकी ह्यूज सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, हम लोग एमल्सिफायर ऐड करते हैं जो इटसेल्फ इनकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो इमल्शन है वो फॉर्म हो जाता है, या ऑयल वाटर स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब बेसिकली हुआ है, वो वाटर को अपने अंदर घुसने नहीं दे रहा। ठीक है, और उस चक्कर में अगर आप होल्ड करें तो मुझे एक कॉल लेनी है, जस्ट अ मिनट। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुझे ओके करेंगे तो मैं शुरू करूँगा। जी आ रही है आवाज़ स्टूडेंट्स? सो तो नहीं गए सारे क्लास में? हाँ जी, तस्वीर आ रही है मेरी? वीडियो इंटरप्टेड एड में कॉल, आप देखो बेटा, आप ठीक हो गया होगा वो, तो मैं मुझे बेटा कॉल आ गई थी। चलें ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने ये डिस्कस किया कि थर्मोडायनेमिकली ये सिस्टम अनस्टेबल है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हम, आवाज़ नहीं आ रही सर, अब आ रही है आवाज़? आ रही है सबको? एमन आपकी तरफ प्रॉब्लम है बेटा, इधर बाकी सबको आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो डिस्कस मैं ये कर रहा था आपके साथ कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम इसलिए है क्योंकि बहुत सारी सरफेस टेंशन्स को बांध के रखा होता है। ठीक है, अब जब बहुत सारी सरफेस टेंशन्स को बांध के रखते हैं, तो अगर हल्की सी भी आप क्या कहते हैं इसको, एनर्जी बाहर से देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो सरफेस टेंशन डिस्टर्ब होगी, और आपका इमल्शन, जैसी सरफेस टेंशन डिस्टर्ब होगी, साथ ही आपका जो इमल्शन होगा वो फौरी तौर पे डीनेचर हो जाएगा, फौरी तौर पे वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल सिस्टम जो है वो होता है। अच्छा जी, थस द इमल्शन टेंड टू क्रीम, लेस डेंस पोर्शन राइज एंड डेंस फॉल्स डाउन इन द बॉटम। बाकी आपको पता है क्रीमिंग का, जो भी इमल्शन के अंदर जब थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होगा इमल्शन, और उसके रीजन आप हीट करोगे, तो वो पार्ट इमल्शन का जो लेस डेंस है वो क्रीम कर जाएगा, अपवर्ड क्रीमिंग होगी, और वो पार्ट जो रीच कहती है सर अभी तो मैं जाग रही हूँ। अच्छा, और वो पार्ट जो ज़्यादा डेंस होगा वो आपका नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो एक अपवर्ड क्रीमिंग कहलाती है और एक डाउनवर्ड क्रीमिंग कहलाती है। आमतौर पे इमल्शन में अपवर्ड क्रीमिंग होती है। ठीक है जी, और वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर दूध बना हुआ हो सिंथेटिकली तो उसमें डाउनवर्ड क्रीमिंग होती है, अगर आपको याद हो तो। डिटेल बताने की यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है, वो हम जब मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे। जी आयशा, फरमाएँ। जी जी, फरमाएँ फरमाएँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। Coalescence also reduce surface free energy. So considering a stable emulsion preparation, a number of excipients are used. तो अभी तक बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, टॉपिक है हमारा, ऐसे नहीं होता कि अगर टेम्परेचर राइज करे तो विस्कोसिटी कम होती है बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन जो है, फॉर एग्जांपल आपका जो मिल्क है, मिल्क की स्टेबिलिटी जो है वो इसलिए ज़्यादा है कि वो एक नेचुरल इमल्शन है, और उसके अंदर जो प्रोटीन है केसीन, जो उसका एमल्सीफायर भी है, वो उसको टू सम एक्सटेंट बचा के रखती है। आप उसको बॉयल करते हो तो थोड़ी सी क्रीमिंग होती है। ठीक है, और कुछ क्रीमिंग जो है वो अपवर्ड होती है, कुछ डाउनवर्ड भी होती है, कुछ ख़ास दूध के अंदर। फातिमा बेटा आपकी तरफ मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा, अब ये जब आप हीट करते हो तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा ही इमल्शन जिसमें टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर थे आप मिल्क लेते हो, मिल्क में अगर आप एसिड को ऐड करो तो क्या होता है, वो फट जाता है, जिससे आप चीज़ जब बनाना हो तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर से थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा तो किसी और चीज़ से वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी पे इफ़ेक्ट इसका इतना ज़्यादा नहीं होता। उससे इससे पहले कि विस्कोसिटी कम हो, उससे पहले ही आपका इमल्शन जो है वो ख़राब हो जाता है।
फातिमा डाउनवर्ड क्रीमिंग किस में होती है सर? बेटा डाउनवर्ड क्रीमिंग जो है वो आम तौर पे ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो जो इंटरनल फेज़ है वो डेंस है देन द एक्सटर्नल फेज़, या अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है और ऑयल जो है वो वाटर से डेंस है, तो ऐसा इमल्शन जब क्रीमिंग देगा तो वो डाउनवर्ड क्रीमिंग देगा। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि अगर कभी आप दूध कहीं से परचेज़ करें और उसको बॉयल करें और अगर उसके नीचे आपको बेस ऑफ द बाउल में आपको क्रीम मिले, तो देर आर सर्टन चांसेस कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की गई हैं जो डाउनवर्ड क्रीमिंग दे रही हैं, बिकॉज आम तौर पे मिल्क के अंदर अपवर्ड क्रीमिंग होती है। और वो सिंथेटिक चीज़ें जो उसके अंदर ऐड की गई हैं वो क्योंकि डेंस होती हैं दूध से, इसलिए वो नीचे बैठ जाती हैं अपॉन हीटिंग। सिंथेटिक मिल्क में डाउनवर्ड क्रीमिंग होती है, फातिमा हफ्जा ने बेटा बता दिया आपको। ठीक है जी। अच्छा, तो जो हमारे पास इमल्शन फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स थे, उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू हैव अ प्रॉपर इमल्सिफायर। आफ्टरवर्ड्स हमें ऑयल जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ हमने उसको सिलेक्ट करना है। एमल्सीफायर के केस में वी हैव मल्टीपल काइंड ऑफ एमल्सीफायर्स, और आपको पता है जनरली कि एमल्सीफायर की दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और लिपोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है। बाकी आपको पता है कि HLB वैल्यू का जो टेबल है वो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ग्रिफिन। ठीक है। उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था 1 से लेकर 40 तक। ये डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो हाइड्रोफिलिक मटेरियल हैं वो हाईली पोलर होते हैं, जो हाइड्रो लिपोफिलिक मटेरियल्स हैं वो लेस पोलर होते हैं। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 से लेके 20 तक का जो है वो हमारे पास जनरल टेबल आता है, 1 से 10 तक का लिपोफिलिक है, 11 to 20 फिलिक होता है। ठीक है जी। और बस जी यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं, और जो मैंने आज आपको पढ़ाया है मैं अभी आपके लिए उसको अपलोड कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं, आप मेरे से इसी प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसका आंसर कर देता हूँ जी। क्वेश्चन के लिए जो है, जिसको क्वेश्चन नहीं है अगर, तो वो ही और शी कैन लीव, या ज्वाइन करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी। और ये सारा कुछ हमने जो है वो रेमिंटन के अंदर से किया। ठीक है जी। और कोई सजेशन अगर आप लोगों ने देनी हो तो वो आपके पास जो प्लेटफॉर्म है हमारा व्हाट्सएप का, उस पर आप सजेशंस जो हैं वो दे सकते हैं मुझे कि कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। शुरू तो ये हमसे कोरोना ने करवाया है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा आइंदा भी क्लास के अंदर कि हम आप लोगों के पास, किसी के पास वो तो हो गई DSLR तो हो गई, तो क्लास में लगा दिया करेंगे, वो लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हो जाया करेगा और वो फिर कल को आपके पास रहेगा, समझने के लिए आसानी होगी आपको फ्यूचर में। ठीक है जी। चलें, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके हो गया जी। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी। और सर सरफेक्टेंट एमल्सीफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करते हैं? बेटा बेसिकली सरफेक्टेंट्स जो हैं वो ब्रॉड टर्म है, और इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं: एमल्सीफाइंग एजेंट्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स और वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट्स का आपको पता है। ठीक है। उसी की सब टाइप के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट, मतलब वेटिंग एजेंट इटसेल्फ सस्पेंडिंग एजेंट की ही एक टाइप है। ठीक है। और एमल्सीफाइंग एजेंट भी सरफेक्टेंट्स ही होते हैं, इनके भी दो पोर्शन होते हैं, एक लिपोफिलिक और एक हाइड्रोफिलिक। अच्छा जी, आई एमन कहती है जी सर सस्पेंशन और इमल्शन में सिर्फ फेज़ का फ़र्क है, बाकी सब चीज़ें तो सेम है। हाँ बेटा जी वो भी। अच्छा, वहाँ पे दो फेजेस एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, वहाँ पे दो फेजेस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड और लिक्विड। यहाँ पे दो लिक्विड फेजेस तीसरा फेज बना देते हैं और दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है। डेल्वो थ्योरी मल्चन पे नहीं बेटा, यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे चार्ज पार्टिकल नहीं है। ठीक है, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल होगा वहाँ पे अप्लाई होगी, अगर यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल होगा तो इस पर भी होगा, लेकिन आमतौर पे हम लोग यहाँ पे इसको कैटेगरी नहीं करते। इमल्शन थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल कैसे होती है, काइंडली रिपीट इट अगेन। बेटा थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होती है, उसके 3 फैक्टर्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। पहला फैक्टर है कि इंटरफेशियल टेंशन, कि बहुत सारी इंटरफेशियल टेंशंस को आपस में शयान मिलाया होता है और बांधा होता है उनको आपस में विद द हेल्प ऑफ इमल्सीफायर। जैसे आप एनर्जी देते हो इमल्सीफायर डिस्टर्ब होता है और वो एनर्जी सबसे टेंशन जो है वो अलग हो जाती है और आपका इमल्शन जो है डिस्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी? चल,
टाइम हमारा जो है वो पूरा हो गया है। तो कल भी हम लोग इंशाल्लाह, मैं आपको टाइम बता दूँ, आम तौर पे यही टाइम होगा 2 बजे का, ठीक है। तो रोज़ हम लोग 5 डे अ वीक हम लोग क्लासेस कर लेंगे, और मेरी कोशिश ये है कि ये टाइम हम लोग यूटिलाइज़ करें, और वो चीज़ें जो आसान हैं, जिसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, वो मैं यहाँ पे कवर कर दूँ। बेटा अटेंडेंस हो गई है, 64 लोग हैं इस वक्त, उनकी अटेंडेंस हो गई है मेरे पास। ठीक है जी, चलें जी, ओके जी। मैं जा रहा हूँ, इसको मैं अपलोड भी कर दूँगा, वहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं। हमदा बेटा होगी आपकी अटेंडेंस, ले ली अटेंडेंस आपकी, ले ली। चलें, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।